24 अक्टूबर 1947 काठियावाड़ क्षेत्र की जूनागढ़ रियासत में एक सर्द सुबह जूनागढ़ के नवाब सर मोहम्मद महाबत खान रसूल खान रियासत छोड़कर पाकिस्तान भागने की तैयारी में थे। वो अपने कई पसंदीदा कुत्तों और 4 बीवियों को लेकर जूनागढ़ की हवाई पट्टी पहुंच गए। जब नवाब साहब जहाज में बैठे तो जहाज में बैठकर कराची भागने वालों की गिनती की गई। जहाज की उड़ान से पहले बिल्कुल आखिरी लम्हों में उनकी एक बेगम ने पाया कि उनका एक बच्चा तो जल्दबाजी में एयरपोर्ट पर ही छूट गया है। नवाब साहब इंतजार करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें शक था कि हिंदुस्तान की सेना किसी भी वक्त उनके पीछे आ सकती है। इसलिए उन्होंने इस बच्चे को लाए जाने तक प्लेन को रोके रखने से इनकार कर दिया। लेकिन बेगम के जहाज से नीचे उतरने पर जो सीट खाली हुई उसे 2 और कुत्ते जहाज पर चढ़ाकर भर लिया गया। रोती पीटती बेगम बच्चे को लेकर जूनागढ़ आ गई, क्योंकि जहाज तो उड़ गया था। बाद में वो बेगम साहिबा किसी तरह काठियावाड़ के दक्षिणी छोर पर स्थित दीव के पुर्तगाली सेटलमेंट और वहां से बाद में कराची पहुंची। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र चौहान और ट्रू हिस्ट्री प्रोजेक्ट की इंडियाज वार्स सीरीज में आप देख रहे हैं कहानी जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय की। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में गिरनार की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित जूनागढ़ एक ऐतिहासिक शहर है। जूनागढ़ का अर्थ है पुराना किला। दरअसल यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के समय से यानी अब से कोई 2300 साल पहले एक किला था जो कई बार टूटा और बना। कहते हैं कि पिछले 1000 सालों में 16 बार ऊपरकोट के इस किले का घेरा डाला गया है। इस किले के पास ही प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख है, जिसे गिरनार शिलालेख कहा जाता है। यहीं मालवा के शक क्षत्रप रुद्रदमन प्रथम का शिलालेख भी है। रुद्रदमन का यह शिलालेख दुनिया का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग जूनागढ़ में ही किया था और जूनागढ़ में ही हिंदुओं का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भी है, जिसे 1026 में अफगान लुटेरे शासक महमूद गजनवी ने, 1299 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने, 1451 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने और 1665 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने ढहाया था। आज़ादी से पहले आज के गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ रियासत हुआ करती थी। 1947 में इस रियासत पर अफगान मूल के बाबी वंश का शासन था। बाबी या बाबाई लोग पूर्वी अफगानिस्तान से थे। गुजरे जमाने की मशहूर फिल्म एक्ट्रेस परवीन बाबी भी इसी खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। जूनागढ़ का इतिहास पुराना है। 9वीं सदी से सन 1473 तक जूनागढ़ पर चंद्रवंशी चुड़ासमा राजपूतों का शासन था। उस साल इसे गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने राजपूतों से छीन लिया। इसके 1 साल पहले महमूद ने द्वारका में हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक द्वारकाधीश मंदिर को ढा दिया था। मुगल बादशाह हुमायूं जब शेर शाह के मरने के 8 साल बाद दोबारा हिंदुस्तान पर कब्जे के लिए भारत आया, तो एक सैनिक अधिकारी उस्मान खान भी उसके साथ था। 1554 में उस्मान खान के पुत्र बहादुर खान को हुमायूं ने बाबाई कबीले का सरदार घोषित किया। इसी बहादुर खान जी बाबी को जूनागढ़ के बाबी वंश का संस्थापक माना जाता है। मुगल दस्तावेजों में बाबी कबीले के लोगों को गुजराती कहा गया है। मुगलों के समय जूनागढ़ अहमदाबाद के सूबे का हिस्सा हुआ करता था। औरंगजेब के मरने के बाद जब मुगलों की सत्ता कमजोर हुई तो गुजरात में मराठों और स्थानीय मुगल सेना नायकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई। ये एक तरह का हिंदू मुस्लिम संघर्ष ही था। यहाँ मराठों की कमान गायकवाड़ वंश के हाथ में थी, जबकि बाबी वंश ने क्षेत्रीय मुसलमानों को संगठित करने का प्रयास किया। ज़्यादातर गुजरात में गायकवाड़ वंश सफल रहा, जबकि जूनागढ़, राधनपुर, बलानीसोर, बांटवा, माणावदर, पजोड़ और सरदारगढ़ में बाबी वंश ने रियासत कायम की। 1730 में मोहम्मद खान बहादुर खान जी ने मुगलों के गुजरात सूबे के सूबेदारों से अलग जूनागढ़ रियासत की नींव रखी। नई रियासत जल्दी ही मुगलों की जगह मराठों को टैक्स अदा करने लगी। 1805 में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों को अंग्रेजों ने हरा दिया और 1807 से जूनागढ़ रियासत ने
ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। उस समय जूनागढ़ पर नवाब मोहम्मद हमीद खान जी का शासन था। बाबी नवाबों के नाम यानी उनके टाइटल में ही खान के बाद जी शब्द का प्रयोग होता था। 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में जब मराठों की अंतिम पराजय हुई तो मराठा राज और भी छोटी छोटी रियासतों में बंट गया। 1822 में सौराष्ट्र क्षेत्र की सारी रियासतों की देखरेख के लिए अंग्रेजों ने काठियावाड़ एजेंसी का गठन किया। बाद में 1924 में यानी लगभग 100 साल बाद इसे वेस्टर्न इंडिया स्टेट एजेंसी के अंतर्गत रखा गया। अब थोड़ा जिक्र अंग्रेजी राज में रियासतों के सिस्टम के बारे में। अंग्रेज भारत के लगभग 60% क्षेत्र पर सीधे राज करते थे, जिसे 11 सूबों और 575 जिलों में बांटा गया था, जबकि लगभग 40% क्षेत्र पर 562 रियासतें काबिज थी। इन रियासतों में भारत की कोई 23 या 24% जनता रहती थी। इन रियासतों में अंग्रेज एक रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से दखल रखते थे और मोटे तौर पर समझौता ये था कि अंदरूनी मामलों में अंग्रेज सरकार दखल नहीं देगी, जबकि बाकी मामलों में जैसे बाकी रियासतों से संबंधों में, रक्षा में या कम्युनिकेशन में अंग्रेज सरकार के फैसले माने जाएंगे। इससे रजवाड़ों के राजवंश अंग्रेजों द्वारा हड़पे जाने से बचे रहे और अंग्रेजों को वफादार क्षेत्रीय बाहुबली मिल गए, जिससे आने वाले वक्त में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह की संभावना कम हो गई। मोटे तौर पर रियासतें सैल्यूट और नॉन सैल्यूट स्टेट्स में बांटी गई थी, यानी तोपों की सलामी का हक हासिल है या नहीं, इस आधार पर इन्हें बांटा गया था। हिंदुस्तान भर में 120 रियासतें तोपों की सलामी की हकदार थी और 442 रियासतें या जागीरें इस हक से महरूम थी। इन रियासतों में केवल 12 ऐसी थी जिनका रकबा यानी क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मील से ज़्यादा, आबादी 10 लाख से ज़्यादा और आमदनी 50 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा थी। हैदराबाद जैसी रियासत का क्षेत्रफल 82,698 वर्ग मील था, आबादी 1 करोड़ 70 लाख और सालाना आमदनी लगभग 16 करोड़ रुपए थी। साथ ही 42 रियासतें ऐसी थी जिनका रकबा या क्षेत्रफल 1 वर्ग मील से भी कम था। एक रियासत की तो सालाना आमदनी 20 रुपए थी और उसकी कुल आबादी 32 थी। जी, कुल 32 जनसंख्या वाला राज्य। अब लौटते हैं जूनागढ़ की तरफ। जूनागढ़ रियासत का क्षेत्रफल 3,337 वर्ग मील था, जबकि 1941 में उसकी आबादी 6,70,000 थी। जूनागढ़ 13 तोपों की सलामी वाली रियासत थी और 1911 से 1947 तक इस पर नवाब सर मोहम्मद महाबत खान रसूल खान का शासन था। काठियावाड़ क्षेत्र की रियासतों में जूनागढ़ सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी। काठियावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित इस रियासत के एक तरफ अरब सागर था और 3 तरफ ये बाकी भारतीय रियासतों से घिरी हुई थी। इसकी पाकिस्तान से कोई सीमा नहीं लगती थी और समुद्र मार्ग से इसकी पाकिस्तान से दूरी कोई 300 मील थी, जो कराची से वेरावल पोर्ट के बीच की दूरी है। इसकी आबादी का 80% से ज़्यादा हिस्सा हिंदू था। आसपास की जागीरों से जूनागढ़ बिल्कुल गुथा हुआ था। जूनागढ़ के कई हिस्से गोंडल, भावनगर और नवानगर रियासतों के बीच में थे, जबकि कई रियासतों के हिस्से भी जूनागढ़ में थे। जूनागढ़ की रेलवे और पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विस भारत की रेलवे और पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विस का हिस्सा थी और भारत सरकार से संचालित होती थी। दरअसल ज़्यादातर रियासतों में रजवाड़े अपने राजसी ठाट बाट और अनोखे शौक के लिए बदनाम थे। रियाया की फिक्र करने वाले इक्के दुक्के रजवाड़े ही थे। ज़्यादातर अपनी रोल्स रॉयस गाड़ियों, अपने कपड़ों, हीरे जवाहरातों, महलों में होने वाले जश्नों, अय्याशियों और षड्यंत्रों के लिए जाने जाते थे। लेकिन इन सब में भी जूनागढ़ का नवाब सर मोहम्मद महाबत खान रसूल खान अनोखा ही आदमी था। उसकी जिंदगी का बड़ा मकसद था कुत्ते पालना। जी, आपने ठीक सुना। उसके पास 800 से ज़्यादा कुत्ते थे, जिनका ध्यान पूरे राजसी ठाट बाट से रखा जाता था। इन कुत्तों के लिए अलग अलग कमरे, नौकर और टेलीफोन तक का इंतजाम था। अगर किसी कुत्ते की मौत हो जाती थी तो उसकी शव यात्रा भी निकाली जाती थी, जिसमें शोक संगीत भी बजाया जाता था। एक बार तो बिल्कुल शाही अंदाज में नवाब साहब की प्रिय कुतिया रोशनारा की शादी रचाई गई और इस खुशी के मौके पर पूरी रियासत में सरकारी छुट्टी
और शाही दावत देने की घोषणा भी की गई। दीवान अल्लाह बख्श को हुक्म था कि रोशनारा की शादी बिल्कुल शहजादियों की तरह होनी चाहिए। रोशनारा को सोने की जरी के कपड़े और महंगे हार पहनाए गए। लगभग 1.5 लाख लोगों को दावत दी गई। खुद भारत के वायसरॉय लॉर्ड इरविन को, जो बाद में लॉर्ड हैलिफैक्स के नाम से ब्रिटेन के विदेश मंत्री बने, उन्हें भी दावतनामा भेजा गया, पर अफसोस वायसरॉय आए ही नहीं। इस शादी पर तब 9 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जब एक दिन की मजदूरी 44 पैसे हुआ करती थी। नवाब साहब के कुत्तों पर 16,000 रुपये महीना से ज़्यादा खर्च आता था, जो जाहिर है सरकारी खजाने से अदा होता था। जब अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी देने का फैसला किया, तो यह सवाल कुदरती तौर पर पैदा हुआ कि रियासतों का क्या होगा। रियासतें आज़ाद होंगी या भारत और पाकिस्तान की सरकारों में से किसी एक के साथ उन्हें नया समझौता करना पड़ेगा। इस पर मतभेद रहा। 3 जून को जब यह घोषणा हुई कि अंग्रेज भारत को 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बांटकर 15 अगस्त तक भारत से चले जाएंगे, तब भी रियासतों के मामले में साफ गोई नहीं रखी गई। इसकी एक वजह तो ये थी कि अलग अलग रियासतों से ब्रिटिश सरकार की संधियां अलग अलग तरह की थी, जिनकी अपनी अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि, अपना अलग इतिहास था। साथ ही ब्रिटेन खुद एक राजशाही था और आज भी है, तो ब्रिटिश नेताओं के एक वर्ग में रजवाड़ों के प्रति सहानुभूति थी और वो चाहते थे कि रियासतें भारत या पाकिस्तान में मिलें भी तो उनका अस्तित्व किसी न किसी रूप में बचा रहे। खासकर वे रियासतें जिनकी आबादी, आमदनी और क्षेत्रफल ठीक ठाक था और सीमा भारत पाकिस्तान बॉर्डर से या समुद्र से मिलती थी, उनके दिमाग में अंग्रेजों से आज़ादी के नाम पर अपनी राजशाही को बढ़ाने के सपने पल रहे थे। इनमें प्रमुख थे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और त्रावणकोर। जूनागढ़ और कश्मीर के मुद्दे पैरेलल थे और भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इस बात पर स्पष्टता थी कि जो नियम एक रियासत के बारे में लागू किया जाएगा, दूसरी रियासत में भी वो मानना पड़ेगा। जूनागढ़ की ज़्यादातर आबादी हिंदू थी और यहाँ मुस्लिम नवाब का राज चलता था। दूसरी तरफ कश्मीर में ज़्यादातर आबादी मुस्लिम थी और यहाँ हिंदू महाराजा का राज कायम था। इसलिए हर एक बयान, टेलीग्राम या पत्र को बहुत बारीकी से सोच विचार कर जारी किया जाता और पढ़ा जाता था। आज़ादी से 1 साल पहले कलकत्ता में शुरू हुए दंगों की आग अब तक लगभग पूरे देश में फैल गई थी। लाखों लोग मारे जा चुके थे और सरहदों के दोनों तरफ हिंदू मुसलमानों का एंगल जनता और नेता दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन चुका था। पाकिस्तान का इरादा ये था कि जिन रियासतों में शासक हिंदू और जनता ज़्यादातर मुसलमान थी, वहाँ जनमत संग्रह के लिए दबाव बनाया जाए और रियासत को पाकिस्तान में मिलाया जाए, और जहाँ शासक मुसलमान और जनता ज़्यादातर हिंदू थी, वहाँ शासक के साथ मिलकर रियासत को पाकिस्तान में मिलाया जाए। दूसरी तरफ रियासतों के रजवाड़ों को जन आंदोलनों का भी डर था और नए बने देशों की सरकारों की सेनाओं का भी, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले अंग्रेज तो अब भारत छोड़कर जा चुके थे। जूनागढ़ का नवाब कट्टर सुन्नी मुस्लिम शासक था और उसने यह तय किया था कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने 15 अगस्त से पहले इसकी घोषणा की तो उसकी जनता, जिसमें से 80% से अधिक हिंदू थे, वो विद्रोह कर उसकी राजशाही को समाप्त कर देगी। इसलिए नवाब बाहरी तौर पर एक संयुक्त काठियावाड़ की बात करता रहा। गुजराती प्रेस में नवाब के नज़रिए को लेकर शंकाएं थी, जिन्हें दूर करने के लिए नवाब ने 11 अप्रैल 1947 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर काठियावाड़ क्षेत्र की रियासतों के साथ मिलकर चलने का झूठा वायदा किया। 22 अप्रैल को जूनागढ़ के सरकारी गजट में वहाँ के दीवान यानी प्रधानमंत्री का भाषण छपा, जिसमें दीवान खान बहादुर अब्दुल कादिर मोहम्मद हुसैन ने इन खबरों का खंडन किया कि जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलने की सोच रहा है या बलूचियों को हिंदुओं के दमन के लिए जूनागढ़ लाया जा रहा है या स्थानीय बहाउद्दीन कॉलेज को कराची यूनिवर्सिटी से संबद्ध किया जा रहा है। 25 जुलाई को जब गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने दिल्ली में रजवाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की, तो नवाब के संवैधानिक सलाहकार नबी बख्श ने, जो जूनागढ़ के दीवान के भाई थे,
लॉर्ड माउंटबेटन के सामने कई सवाल रखे, जिनका गवर्नर जनरल ने बड़ी स्पष्टता से जवाब दिया। जब नबी बख्श की माउंटबेटन से, नवानगर के जाम साहिब से और सरदार पटेल से अलग अलग अकेले में बात हुई, तब भी उसने यही कहा कि नवाब को सलाह देंगे कि जूनागढ़ का भारत में विलय ही सही कदम होगा। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खिचड़ी पकाई जा रही थी। 1947 की शुरुआत में दीवान अब्दुल कादिर ने कराची के मुस्लिम लीग के एक नेता सर शाहनवाज भुट्टो को जूनागढ़ आकर रियासत के मंत्रिमंडल में शामिल होने की दावत दी। मई 1947 में दीवान अब्दुल कादिर इलाज के लिए विदेश चला गया और शाहनवाज भुट्टो, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे, उन्हें जूनागढ़ का दीवान बना दिया गया। फिर नबी बख्श को भी पद से हटा दिया गया और नवाब पूरी तरह मुस्लिम लीग के प्रभाव में आ गया और जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय की संभावना बढ़ गई। भारत के सीमाई क्षेत्र में स्थित बाकी रियासतों की तरह ही जूनागढ़ के नवाब को भी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत सरकार की तरफ से भेजा गया था। जब 12 अगस्त 1947 तक भी इस पर जूनागढ़ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, यानी आज़ादी से 3 दिन पहले तक भी, तो भारत सरकार में रियासती मामलों के सचिव वीपी मेनन ने नवाब और दीवान को टेलीग्राम भेजकर याद दिलाया कि दस्तावेज पर दस्तखत की आखिरी तारीख 14 अगस्त 1947 है। इस पर नए दीवान शाहनवाज भुट्टो ने 13 अगस्त को जवाब दिया कि मामले पर विचार किया जा रहा है। इस फरेब को और भी आगे ले जाते हुए दीवान शाहनवाज भुट्टो ने उसी दिन जूनागढ़ के चुनिंदा नागरिकों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में हिंदू नागरिकों ने दीवान से अपील की कि जूनागढ़ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और नवाब को काठियावाड़ की कई जागीरों से जोर तलबी नाम से सालाना धनराशि भेंट स्वरूप मिला करती है। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर जूनागढ़ पाकिस्तान में मिल गया तो पूरे इलाके का उद्योग और व्यापार चौपट हो जाएगा। दूसरी तरफ जूनागढ़ के मुस्लिम नागरिकों ने कहा कि नवाब साहब भारत या पाकिस्तान जिस भी डोमिनियन में विलय करेंगे, उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस तरह जूनागढ़ सरकार ने पब्लिक ओपिनियन का दिखावा करते हुए 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी।